आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो गाउस के प्रमेय से हम आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब माना आप ये क्या है, गोला है, ये एक गोला है। इसको अगर हम आवेश देते हैं तो इसका संपूर्ण आवेश इसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। माना इसको क्या दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो ये सब इसके बाहरी सतह पर आ जाए। इसकी बाहरी सतह पर कोई चालक गोला है और उसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो यह इसकी सतह पर आ जाएगा। अब इसके बीच में हम एक बिंदु O लेते हैं और उससे 3 दूरियों पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। एक तो इसके पृष्ठ के बाहर R दूरी पर, एक इसके पृष्ठ पर और एक इसके पृष्ठ के अंदर। 3 बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले एक गोलिया चालक गोले को प्लस क्यू आवेश दिया गया, जो उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, अर्थात कोष पर आवेश उसके पृष्ठ पर बाहर ही रहता है। ठीक है ना। अब इसके केंद्र से R दूरी पर हम कोई क्या लेते हैं, बिंदु P लेते हैं और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। माना इस चालक गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है और इसके केंद्र से R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब भी हम गाउस के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो सबसे पहले हमें एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है और वह पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो और थीटा कोण और उस क्या कहते हैं क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण भी क्या हो, समान हो। इससे हमें निकालने में आसानी होगी। तो गाउसीय प्रमेय की कल्पना करते हैं। तो गाउसीय प्रमेय, माना R त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना, एक गोलीय पृष्ठ है। ये R त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना कर दी। अब बिंदु P पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, ठीक है ना। माना ये क्षेत्रफल कितना है, ds। अब क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव कहाँ होती है, क्षेत्रफल के लंबवत, इसके लंबवत होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से सदैव बाहर की ओर, ठीक है ना। और जब वृत्त क्या हो भाई, जब क्षेत्र क्या हो, त्रिज्या हो, तो वो प्रत्येक पे लंब होगी, है ना। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी इसी दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश ds की भी इसी दिशा में है। तो आप नंबर 1 आएगा आपका, या कॉल लिखिए, बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मैंने आपको कहा कि हमने बाहर एक बिंदु P माना, उस पे हमने एक गाउसीय पृष्ठ की सकेंद्रीय, जो पहले वाला वृत्त है उसी को केंद्र मानकर एक क्या खींचा, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ खींचा। अब इस पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल विद्युत फ्लक्स, भाई आवेश प्लस क्यू के कारण जो कि गोले पे समान रूप से फैला हुआ है, वितरित हो रखा है, गोले की बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हुआ है, उसके कारण बिंदु P से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो पृष्ठ से होकर जाने वाला गाउसीय पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, तो हम फ्लक्स की परिभाषा से क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू
इंटीग्रेशन ई डॉट ds, है ना। वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर होता है कौन, पाई। अब इंटीग्रेशन पहले छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो ये है। अब हम ऐसे छोटे छोटे, ये पूरा पृष्ठ ऐसे छोटे छोटे कई बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, क्षेत्रफल से मिलकर बना है, तो उन सब से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ई ds cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, इस क्षेत्रफल सदिश ds और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच बनने वाला कोण। तो हम लिखेंगे प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र सदैव कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है, अतः दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, अर्थात थीटा बराबर 0। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds cos 0, cos 0 का मान 1 होता है। अब देखिए जो ये E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर समान है ना, क्योंकि प्रत्येक क्या है, इसका लंब है, तो प्रत्येक बिंदु पर समान है। तो ये एक इस तरह हो जाएगा, तो ये इसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds क्या है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 4 पाई r², क्योंकि इंटीग्रेशन ds r त्रिज्या का गोलीय कोश का क्षेत्रफल है ना, बराबर 4 पाई r²। तो ये तो आ गया फाई इक्वल टू ई डॉट 4 पाई r² परिभाषा से। अब गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, कुल आवेश, कुल आवेश है क्यू आवेश दिया गया है बटे एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ई, भाई फाई है, ये भी फाई है, तो फाई फाई दोनों बराबर हो जाएंगे, 4 पाई r² बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r²। तो ये हो गई गोले के बाहर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब है कि भाई ये तीव्रता वही है जो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी यही आता है। इसका मतलब बाह्य बिंदुओं के लिए आवेशित कोश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश कोश के केंद्र पर स्थित हो। अब आया है, ये तो बाहरी बिंदु पे हो गया, अब ये आएगा सरफेस पे यानी कि पृष्ठ पर। तो ख पे हम लिखेंगे पृष्ठ पर, पृष्ठ पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे, R बराबर हो जाएगा कैपिटल R और E बराबर हो जाएगा ES। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ES बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। अब आता है आंतरिक बिंदु पर, माना क्या है, अब नंबर 3 में आएगा आंतरिक तीसरा पॉइंट है आंतरिक पृष्ठ पर। इसमें क्या होगा, माना जो ये स्मॉल r है ये छोटा है r से,
यानी कि गोला होगा इसके अंदर, ये है ना। अब यहाँ तो कोई आवेश नहीं है, और जब आवेश 0 होगा, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एक समान रूप से जो चालक होता है उस पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, अर्थात कोष पर आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है। तो अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश है नहीं का मतलब क्या हो जाएगा भाई, Q बराबर 0। और जब Q बराबर 0 हो जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। Q बराबर अगर 0 हो जाएगा तो E बराबर 0 हो जाएगा। कैसे भाई, फाई बराबर क्या हो जाएगा, आप ये लिख सकते हैं फाई गाउस की प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q की जगह क्या हो गया 0, तो फाई हो गया 0। फाई 0 होगा तो फाई क्या होता है E इंटीग्रेशन E ds बराबर 0, तो E बराबर 0। तो आंतरिक पृष्ठ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। किसमें, आवेशित गोलीय कोष में, क्योंकि उसका संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कोई आवेश नहीं है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है।